हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो जब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करती है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो उसको गिब्स एनर्जी भी कहा जाता है। तो वर्क डन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is Gibbs free energy। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है हमारे पास? डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ पर जो डेल्टा जी है इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं हम, और इसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क भी कह सकते हैं। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। और एफ क्या है? फैराडे, दैट इज द चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 96500 कूलम। And what is E cell? That is cell potential। तो यहां से अगर हम E cell को देखें कि सेल पोटेंशियल क्या होगा, सेल पोटेंशियल इज डेल्टा जी ओवर NF। आप जानते हैं कि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। फैराडे एक कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा था? एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाता है? इंटेंसिव। तो आपका जो सेल पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी कही थी, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसको आप वोल्टेक सेल भी कह सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो गैल्वेनिक सेल है क्या? इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy produced in a redox reaction in electrical energy। तो यहां पर एक रिडॉक्स प्रोसेस में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो जरा इसका सेटअप देखते हैं गैल्वेनिक सेल कैसा होता है। तो ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने डिप किया है जिंक रॉड को, और जिंक रॉड को डिप किया गया है उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो ये आपने लिया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस है ये रॉड सॉलिड है। अब आपके पास जो जिंक सल्फेट सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन है और जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन है, क्योंकि सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आपका जो कटायन और आयन का कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा। फिर आपके पास जो दूसरा हाफ है, यहां पर लिया है आपने कॉपर रॉड को, और कॉपर रॉड को आपने डिप किया है कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो कॉपर का ही सॉल्ट लिया हमने, कॉपर सल्फेट एक्वस, और ये आपके पास रॉड है जो कि सॉलिड स्टेट में है। अब इन दोनों रॉड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है, अब क्या होगा?
अब आप जानते हैं कि जो जिंक होता है, जिंक की टेंडेंसी होती है अपने ही सॉल्ट में ऑक्सीडाइज होने की। तो जैसे ही यहाँ पे जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो जिंक किस में कन्वर्ट होने लगेगा? जिंक आयन में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जिंक हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म जिंक आयन इन इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन। जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रॉड पे, मेटल पे रहना पसंद करते हैं, तो जिसकी वजह से ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है इसको कहा जाएगा एनोड, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था, यहां पर हमारे पास कॉपर सल्फेट है जो कि एक सॉल्ट है। तो इनिशियली कॉपर आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इक्वल रही होगी। अब हम जानते हैं कि जो जब कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो कॉपर आयन रॉड पर जाके रिड्यूस होना पसंद करते हैं, क्योंकि मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो मेटल रॉड के पास जाकर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि जब यहाँ से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो मेटल के ऊपर क्या चार्ज एक्वायर हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाएगा? कैथोड। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी, तो इसको आप रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। तो सॉल्यूशन से आ रहे, जिंक सॉलिड था यहाँ पर ये आपके पास एक्वस में जा रहा है। कॉपर 2+ कहाँ से आ रहे हैं? सॉल्यूशन से आ रहे हैं, और मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कॉपर बना रहे हैं। अब बाय द टाइम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, क्योंकि कॉपर 2+ आयन उसको लेकर रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो बाय द टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। बट अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो यहाँ पे करंट जनरेट होगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, यहाँ पर जो जिंक है वो जिंक आयन फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो जिंक है वो जिंक आयन फॉर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो रहा है, क्योंकि बाय द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन ज़्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन से, तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। क्या अब जिंक रॉड जिंक आयन बना पाएगी? क्या अब जिंक रॉड जिंक आयन बना पाएगी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव एक नए पॉजिटिव को क्या करेगा, जिंक आयन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो उसकी वजह से जो जिंक है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर पाएगा तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई करंट जनरेट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर आयन जा रहे हैं और मेटल सरफेस पे जाके क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो क्या वो अपने पॉजिटिव आयन को जाने देगा? नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे रिडक्शन भी बंद हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, ताकि इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहें और सेल की वर्किंग पर कोई फर्क ना पड़े, तो यहाँ पर कनेक्ट किया गया दोनों हाफ सेल्स को with the help of inverted U-shaped tube। inverted U-shaped tube, जिसको क्या नाम दिया गया? सॉल्ट ब्रिज। अभी जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट
जो कि विस्कस मीडियम में लिया जाता है, काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है। तो जैसे आप KNO3 का यूज़ कर सकते हैं, NaNO3 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्वायर हो रहा है जो कि एक नया पॉजिटिव आयन बनने से रोक रहा है, बिकॉज वो उसको रिपल्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका जो नेगेटिव आयन है, लाइक हमने KNO3 लिया, तो इसका जो नेगेटिव आयन है वो इस सॉल्यूशन में जाकर इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो क्या एक नया पॉजिटिव आयन फॉर्म हो पाएगा? यस, हो पाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे? यस। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा? यस। तो क्या सेल वर्क करने लग जाएगा? यस। और इसका जो पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यस, सेल विल वर्क अगेन। तो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या करता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव एक्वायर हुआ था और यहाँ पर जो नेगेटिव एक्वायर हुआ था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे सेल की वर्किंग पर इफेक्ट ना हो। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या और फंक्शंस होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, बट उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और यहाँ पर आपके पास एक रिडक्शन हाफ सेल है। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, तो इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर लें, ऐड कर लें। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी विल गेट जिंक सॉलिड, कॉपर 2+ एक्वस, Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे बात करें तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे कितना वर्क हुआ है, दैट इज डेल्टा जी माइनस NFE सेल। N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। फाराडे इज F और यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, तो इसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम इसको डेल्टा G1 ले लें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रिडक्शन हाफ सेल पे भी वर्क हुआ है। तो जो वर्क हुआ है वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा G2, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, तो दैट इज -2 इंटू F इंटू E रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ले लें डेल्टा G3, तो वो क्या होगा, -NFE सेल। तो इस ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो देयर इज नेट चेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो है पूरी सेल रिएक्शन में। तो यहाँ पर भी N हमारा 2 होगा, फारेडे इज F, और इसके पोटेंशियल को ले लें सेल पोटेंशियल। आप जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन बना है वो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पर बना है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा G3 होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G3 क्या है हमारे पास, -2F E सेल इक्वल्स टू -2F E ऑक्सीडेशन -2F E रिडक्शन। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका -2F कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट E सेल, सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपको यहाँ पे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल प्लस रिडक्शन सेल पोटेंशियल। इसको आप ऐड कर दें, देन यू विल गेट ओवरऑल सेल पोटेंशियल। इसी में अगर हम बात करें सेल पोटेंशियल, या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, does not depend upon, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहली बात है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आप चाहे 1 लीटर सॉल्यूशन लेके चले, चाहे 2 लीटर सॉल्यूशन लेके चले, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है।
डज नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ द मेटल रॉड, मेटल रॉड की थिकनेस पर भी ई सेल डिपेंड नहीं करता है। एंड वेरिएशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल रिएक्शन, अगर सेल रिएक्शंस के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को वेरी किया जाएगा तो भी सेल पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक इसको समझे अगर हम, तो मान के चलें आपके पास कोई X मेटल है जो X2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और मान के चलें कि इसका सेल पोटेंशियल X है और इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो मान के चले -2F ई सेल दैट इज X, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का वेरिएशन हो रहा है, तो दैट इज बिकम इक्वल टू 2x 2+ 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये अभी भी x ही रहेगा। हाँ, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये अमाउंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अब 4 हो गए, तो 4 हो जाएगा ये, तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G1। तो सेल पोटेंशियल इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, तो किन पे डिपेंड करता है? सेल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो सेल पोटेंशियल वेरी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को वेरी करेंगे तो भी सेल पोटेंशियल वेरी करता है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर हमारा सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है। थैंक यू।